मैं जरूरी काम से कैब बुक करवाकर आधे रास्ते ही पहुंची थी कि अचानक गुनगुन जैसी कोई दिख गई। नहीं नहीं, ये गुनगुन हो नहीं सकती। लेकिन सच में वह गुनगुन ही थी, मेरी बेटी। उसको देखते ही मैं इमोशनल हो गई। गिन्नी काफी दुबली लग रही थी। कपड़े भी उसने अच्छे नहीं पहने थे, काफी पुराना और मटमेला था। उसे देखकर मुझे दया आ गई। गिन्नी के साथ कोई छोटा बच्चा था। मैं अपनी उत्सुकता रोक ना पाई। मैं कैब से उतर गई, धीरे धीरे उसके पास गई। उसे देखकर मुझे दया आ गई। पहुंची और आवाज दी, गिन्नी। वह एकाएक चौंक कर मुड़ी, फिर तेजी से मुड़कर मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। भय से सिमट कर वह बच्चा भी रोने लगा। मैं कुछ गलत ही अनुभव कर रही थी। तभी वह संभली, आंसू पोंछ कर मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। फिर बोली, माँ, हम यहाँ अस्पताल में हैं, पापा ऊपर हैं, देर हो रही है, मैं जाती हूँ। हो सको तो शाम को आ जाइएगा। यह छोटा बच्चा मेरा भाई है। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी चली गई। गिन्नी से मिलकर मैं यह भूल ही गई थी कि मुझे नीरज से मिलना है, मुझे सेमिनार में पहुंचना था। मैं वहीं रोड के किनारे बेंच पर बैठ गई। मैं सोचने लगी, नफरत करने वाली उस दिन की गोरी चिट्टी खूबसूरत गिन्नी और कहाँ आज की दुख और वेदना का बोझ ढोए बचपन में ही बड़ी हो गई। गुनगुन। अनायास मेरी आंखों में आकाश का चेहरा घूम गया। मेरे माता पिता ने उसकी खूबसूरती और आकर्षण व्यक्तित्व को देख मेरा विवाह उससे तय किया था। मैं पोस्ट ग्रेजुएट थी और एक कॉलेज में पढ़ाती थी। आकाश बैंक में था। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी। शादी के तुरंत बाद उसका तबादला नोएडा में हो गया था, इसलिए हम लोग वहां चले गए। शादी होते ही मैंने नौकरी छोड़ दी। हालांकि आकाश को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु मैं तबादले के झमेलों में पड़ना नहीं चाहती थी। नोएडा जैसे शहर में खर्चे तो बढ़ते ही जाते हैं। एक दिन आकाश ने ही बात छेड़ी, रमा, सारा दिन घर में बैठे तुम्हें घुटन महसूस नहीं होती? मेरा दोस्त कह रहा था कि कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक की जगह खाली है, कहो तो बात चलाऊं। मैंने कहा ठीक है। उसी ने दौड़ धूप कर मुझे कॉलेज में नौकरी दिलाई। दिन गुजरते गए। 6 वर्ष के बाद गुनगुन का जन्म हुआ था। उसके जन्म के बाद से सब कुछ बदल गया। आकाश को बेटी से बहुत अधिक लगाव था। जब तक वह 5 साल की हुई तब तक मेरी सास हमारे साथ रही। अकेली विधवा सास का हमें बहुत अधिक सहारा था। मेरी और मेरे पति की तनख्वाह से गृहस्थी की गाड़ी मौज से चल रही थी। मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। कॉलेज में प्रिंसिपल की जगह खाली होने वाली थी। मेरी पीएचडी के खत्म होने में अभी 6 महीने बाकी थे, इसलिए पूर्व प्रिंसिपल ने मेरी सिफारिश की थी। मैं जी जान से पीएचडी की समाप्ति में लगी थी कि अचानक मेरी सास गुजर गई। आकाश को मां की मृत्यु से ज्यादा बेटी का अकेलापन खटकने लगा। उसने मां की तेरहवीं होते ही कहा, मैं चाहता हूं कि तुम नौकरी छोड़ दो। जब गिन्नी बड़ी हो जाएगी तो फिर नौकरी कर लेना। मैं चौंकी, फिर स्थिति को संभालते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हम ऐशो आराम की जिंदगी के आदी हो चुके हैं। मेरी तनख्वाह नहीं होगी तो नोएडा जैसे शहर में तुम्हारे अकेले की तनख्वाह से गुजर बसर कैसे होगी? आकाश ने सरलता से कहा, कम से कम पीएचडी तो छोड़ दो। देर से घर आओगी तो गिन्नी बहुत दुखी हो जाएगी। वह दिन भर अकेली कैसे रह पाएगी? उसे तुम क्यों नहीं संभाल लेते? 4 महीने में मेरी थीसिस पूरी हो जाएगी, फिर जल्दी में प्रिंसिपल पद संभाल लूंगी। कॉलेज की तरफ से वही घर भी मिल जाएगा, फिर गिन्नी की परवरिश में कोई बाधा नहीं आएगी। मैंने गंभीर होते हुए कहा। आकाश उस समय खामोश रह गया, परंतु उसके मन में ज्वालामुखी ने धधकना आरंभ कर दिया था। मैंने गिन्नी को कॉलेज के पास शिशु सदन में छोड़ना शुरू कर दिया। मैं रोज सवेरे उसे छोड़ आती और रोज शाम को उसे घर ले आती। मुझे थीसिस का काम खत्म कर लौटने में रात हो जाती थी। गिन्नी उदास रहने लगी थी। उसकी खामोशी मुझे कभी कभी बहुत अखरती, परंतु मैं अपनी थीसिस अधूरी नहीं छोड़ सकती। हम दोनों के बीच अक्सर मनमुटाव होता। वह अक्सर कहता, माँ बाप के रहते दिन भर बच्ची इस प्रकार अनाथों की तरह रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तपाक से उत्तर देती, तो मैं क्या करूं? यह तो होता नहीं कि कोई उचित सुझाव दो, बस सदा कोसते ही रहते हो। बात जब बहुत बढ़ जाती तो वह कहता, तुम अपनी थीसिस को अपनी बेटी की परवरिश से ज्यादा जरूरी समझती हो। कैसी माँ हो? मैं कहती, तुम
मुझसे जलते हो। तुम्हारा इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुमसे ऊंचे पद पर पहुंचूं, तभी तुम मुझे ताने देते रहते हो। यह मत भूलो, मुझे नौकरी करने को तुम ही ने कहा था। गिन्नी ही सदा हम दोनों के आपसी झगड़ों में बीच बचाव करती। वह सदा एक ही बात कहती, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की, मुझे लेकर आप लोग क्यों लड़ते रहते हो। वैसे गिन्नी चिड़चिड़ी सी रहती, बात बात पर जिद करती। ऊपर से आकाश उसे मेरे विरुद्ध हमेशा कुछ ना कुछ भड़काता रहता। मुझे घर के माहौल में घुटन होने लगी थी, परंतु सिसिस अधूरी छोड़ने के लिए मैं कतई तैयार नहीं थी। मेरी बच्ची मेरे जिगर का टुकड़ा थी। एक दिन मैंने छुट्टी ले ली। घर में उसकी पसंद का हलवा और आलू की पूरियां बनाई। ये दोनों चीजें उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह स्कूल से घर आई, मैंने बड़े प्यार से उसे मेज के पास ले गई। उसने मेज पे रखी चीजें एक एक करके खोली, फिर बंद कर दी। मैं खुशी खुशी उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। जब वह कुछ ना बोली तो मैंने ही कहा, चल गिन्नी, आज मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से खिलाती हूँ। क्यों? आज मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? उसके शब्द शूल की तरह मेरे हृदय में भेद गए। बेटी कैसी बातें करती हैं? मैंने तो तेरी पसंद की हर चीज बनाई है। देख, हलवा, आलू की पूरी गरम गरम। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो? अगर तुम मुझे हर रोज इसी प्रकार से खाना खिलाओगी तो मैं आज खाने को तैयार हूँ। मैं चुप हो गई। क्या जवाब देती? आखिर उसी ने चुप्पी तोड़ी। बोला, जवाब दो। हर रोज घर पर रह सकती हो? तब तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और नौकरी छोड़ दूंगी तो हम तुम्हें वह सुख और आराम नहीं दे पाएंगे जो तुम्हें आज मिल रहा है। देखो तुम्हारे पापा, तुम्हारे पास टीवी है, ऐसी है, कितने खिलौने हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ती हो। क्या ये सब तुम्हें होना अच्छा लगेगा? लेकिन पापा तो कहते हैं कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। वे तो यूं ही कहते हैं। तुम जब बड़ी हो जाओगी तभी ये बातें समझ पाओगी। क्या पता, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा हर रोज देर से आना, फिर रात को तुम्हारा और पापा का झगड़ा। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। मैंने बच्ची को आलिंगन में भींच लिया, फिर कहा, कहो तो तुम्हें हॉस्टल में भेज दे, वहां तुम्हें खूब सारी सहेलियां मिलेंगी। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उस रात मैंने आकाश से इस बात का जिक्र किया। मुझे तो आश्चर्य होता है कि उस व्यक्ति से मैंने शादी कैसे की। वह कितना बदल गया था, कठोर, हृदयहीन और अहंकारी। उसने गुस्से से लगभग चीखते हुए कहा, कैसी माँ हो, बच्ची को अपने से अलग करना चाहती हो? मैं बोली, मैं उसे अलग नहीं कर रही हूँ। आजकल तो सभी बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। 1 साल में मेरा काम हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल बन जाने पर कॉलेज के कैंपस में ही घर मिल जाएगा। गिन्नी को फिर हम वापस घर ले आएंगे। आकाश बोला, अभी मैं तुम्हें नौकरी करने से नहीं रोकता, बस यही कहता हूँ कि घर और बच्ची का ध्यान रखो। पीएचडी वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जितनी तनख्वाह है उतना ही काफी है। महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। लेकिन मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आकाश बीच में ही बोल पड़ा, तुम पीएचडी छोड़कर उसकी परवरिश करो, नहीं तो मैं उसे बहन के पास सीतापुर भेज दूंगा, फिर अपना तबादला भी वहीं करवा लूंगा। गिन्नी केवल तुम्हारी बेटी नहीं है, उस पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना कि तुम्हारा है। उसके संबंध में मुझे भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इस निर्णय की हकदार तुम तभी बन सकती हो जब उसका भला चाहो। माँ होकर अगर अपनी प्रतिष्ठा, यश और पदवी के लिए तुम उस हॉस्टल भेजने पर उतारू हो जाओ तो ऐसे में तुम उस हक से वंचित हो जाती हो। मेरे क्रोध का परवान न रहा। मैं भी बहुत कुछ बोल गई। आकाश ने भी बहुत कुछ कहा। बात बढ़ती चली गई। इतने में गुनगुन दौड़ती हुई आई और लगभग चीखते हुए बोली, बंद करो ये झगड़ा, नहीं रहना मुझे इस घर में। मैं बुआ के पास सीतापुर जाऊंगी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने छाती पर गोली दाग दी हो। मैं एकदम से पलटकर अपने कमरे में चली गई। मन में विचार उठा, क्या अपनी पहचान बनाना गुनाह है? क्या मैंने कोई गलती की है? मुझे पीएचडी नहीं करनी चाहिए क्या? मन ने झकझोरा, नहीं, गलती मर्दों की है। पति का मेरी पदोन्नति स्वीकार नहीं कर पाता। वह आखिर शाखा अधिकारी है, और अगर मैं प्रिंसिपल बन जाती हूँ उसको समाज में वह इज्जत नहीं मिलेगी जो मुझे मिलेगी। वह मुझसे जलता है। मैं हार मानने से रही। गुनगुन अभी बच्ची है, एक दिन वह माँ का प्यार जरूर महसूस करेगी। विचारों के सागर में गोते लगाते कब आग लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी
तो कुछ अजीब सी मायूसी ने घेर लिया। उठकर ड्राइंग रूम में पहुंची। घर की निस्तंभता भयानक लगने लगी। गुनगुन, मैंने आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज गूंजती हुई कानों में टकराने लगी। दिल धड़कने लगा। सहसा मेज पर रखी चिट्ठी ने ध्यान आकर्षित किया। धड़कते दिल से उठाकर उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मैं गिन्नी को लेकर सीतापुर जा रहा हूँ। उसकी मर्जी से ही यह सब हो रहा है। कभी हमारे लिए वक्त निकाल सको तो सीतापुर पहुंच जाना। आकाश। मुझे कुछ भी सोचने समझने का अवसर न मिला। दिन गुजरते गए। अपनी पीएचडी की समाप्ति कर उत्साहित में सीतापुर चल पड़ी। मन मुझे दोषी ठहराने लगा। मैंने इन 11 महीनों में उन लोगों की कोई खोज खबर नहीं ली। उन लोगों ने भी मुझे कोई पत्र नहीं लिखा था। उसने भी तो कोई खोज खबर नहीं ली थी। मैं भी तो व्यस्त थी। आकाश मेरी मजबूरी को जरूर समझ गया होगा। मैं जब घर जाऊंगी तो वे लोग बहुत खुश होंगे, सहर्ष मेरा स्वागत करेंगे। मन में आशा की किरण जागी, लेकिन तुरंत ही निराशा के बादलों ने उसे ढक दिया। क्या सचमुच में मेरा स्वागत करेंगे? मुझे अगर घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो संशय के साथ ही मैंने सीतापुर पहुंचकर ननद के घर में प्रवेश किया। ननद विधवा हो गई थी। अपना कोई नहीं था। गुनगुन से उसे बहुत प्यार था। बहुत रईस भी थी, इसलिए बड़ी शान से रहती थी। घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। मैंने डरते डरते भीतर प्रवेश किया। आकाश बाहर बरामदे में खड़ा था। उसने मुझे देखते ही व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेम साहब को फुर्सत मिल गई? मैंने जबरदस्ती अपने क्रोध को रोका और मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया। अंदर से नंद की कठोर और कर्कश आवाज ने मुझे रोका। जिस परिवार से तुमने 11 महीने पहले रिश्ता तोड़ दिया था, अब वहां क्या लेने आई हो? मैंने कब रिश्ता तोड़ा? ननद बोली, जब बच्ची को मेरे पास भेजा तो क्या संबंध तोड़ना नहीं हुआ? मैंने हैरान हूं बरबस अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, दीदी, मैं आपसे अपना अधिकार जताने या लड़ने नहीं आई हूँ। गुनगुन कानूनन आज भी मेरी बेटी है। मैं केवल उसे लेने आई हूँ। सफर की थकान और मई की लू के थपेड़ों ने मुझे पहले ही पस्त कर दिया था। ऊपर से आकाश के शब्दों ने मुझे और भी व्यथित कर दिया। उसने बेरुखी से कहा, गुनगुन को ले जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वह तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। मैंने आपा खोते हुए कहा। क्या? इतने में गुनगुन बाहर आई। लगभग 1 साल बाद मैं उसको देख रही थी। 11 वर्ष की गुनगुन बहुत मासूम लग रही थी। मैंने सोचा था कि वह मुझसे गले मिलेगी, रोएगी। अगर वह मुझे कोसती, रूठती, रोती, कुछ भी कहती तो मैं खुश हो जाती, परंतु उसकी बेरुखी ने मुझे परेशान कर दिया। उसी ने कहा, माँ, क्या लेने आई हो यहाँ? शुक्र है तुम मुझे अब भी माँ मानती हो। मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी पीएचडी पूरी हो गई है। जून से मुझे प्रिंसिपल पद मिल जाएगा। कॉलेज के कैंपस में ही हमारा घर होगा। तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अब हम साथ साथ रहेंगे। पिताजी हमारे साथ नहीं चलेंगे और मैं उनके बगैर रह नहीं सकती। क्या आप हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकती? मैं कुछ भी ना कह पाई। मेरा वजूद मुझे नौकरी छोड़ने से रोक रहा था। मैं तबादले की कोशिश करने को तैयार थी। प्रिंसिपल का पद छोड़ने को भी तैयार थी, परंतु नौकरी छोड़कर बैठे रहना मुझे मंजूर नहीं था। मैंने फिर विनम्रता और स्नेह से कहा, बेटी, मैं तबादले की कोशिश करूंगी। तब तक तुम मेरे साथ रहो। 1 साल के भीतर हम यहीं आ जाएंगे। गिन्नी ने पलटकर फिर पापा की ओर देखा। मुझे आकाश पर बहुत क्रोध आया कि ना जाने भाई बहन ने गिन्नी से मेरे विरुद्ध क्या क्या कह दिया था। वह बेचारी अपने नन्हे से मस्तिष्क में विचारों का बवंडर लिए चुप रह गई। मेरी ननद ने कहा, अभी बच्ची को ले जाने की क्या जरूरत है? जब तबादला हो जाए तब देख लेंगे। अभी तो वह यहाँ बहुत खुश है। मुझे यह सलाह ठीक लगी। मैं अगली ट्रेन से ही नोएडा लौट आई। मेरे मन में भी आगे के कार्यक्रमों के बारे में योजना बनने लगी थी। मैंने लौटते ही अपने तबादले के बारे में सेक्रेटरी से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रिंसिपल की नौकरी के लिए सिफारिश आई है। क्या है, सब कुछ छोड़कर सीतापुर जाना चाहोगी? मैंने कहा, परिवार की खुशी के लिए नारी को थोड़ा और त्याग करना ही पड़ता है। मुझे लोगों ने बहुत समझाया, पर मैं टस से मस नहीं हुई। लेकिन तबादले की अर्जी देते ही तो तबादला नहीं हो जाता। थोड़ा टाइम तो लगता है। फिर 1 महीने के बाद मैं 4 दिनों की छुट्टी ले सीतापुर गई। वहां पहुंचने पर पता चला कि ननद को कैंसर था। जब तक पता चला काफी देर हो चुकी थी। उनकी देखभाल के लिए रजनी नाम की एक नर्स रख ली गई थी। मैंने पति से पूछा, मुझे सूचना क्यों नहीं दी?
क्या मैं इतनी गैर हो गई थी? आकाश ने कहा। पता नहीं तुम छुट्टी लेकर आती या नहीं। और इस बीमारी में इलाज भी काफी दिनों तक चलता रहता है। मैंने उस समय भी यही सोचा कि शायद उसने मेरे बारे में ठीक ही निर्णय लिया होगा। मैंने अपने तबादले के बारे में उससे जिक्र किया तो वह बोला, इस समय तुम्हारा तबादला कराना ठीक नहीं होगा। दीदी बहुत बीमार है और रजनी उनकी देखभाल अच्छे से कर ही लेती है। वह इलाज के बारे में भी सब कुछ जानती है। गिन्नी भी उससे काफी हिलमिल गई है। डॉक्टरों का कहना है कि दीदी महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएंगी। फिर मैं भी सीतापुर में रहना नहीं चाहता। मेरा अगला तबादला जहां होगा तुम वहीं आ जाना, यही ठीक रहेगा। मैं समझ ही नहीं पाई कि वह मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है या मेरी भलाई चाहता है। मैं गिन्नी से जब भी कुछ बोलना चाहती, वह माँ मुझे परेशान मत करो कहकर भाग जाती। रजनी दिल की अच्छी लगती थी, देखने में भी सुंदर थी। वातावरण कुछ बोझिल सा लगने लगा। ननद मुझसे ठीक तरह से बोलती भी नहीं थी। वह बोलने की स्थिति में भी नहीं थी क्योंकि काफी कमजोर और बीमार थी। मैं वहां 2 दिनों से ज्यादा रुक ना पाई। जब नोएडा लौटी तो मन में दुविधा थी। क्या मुझे जबरदस्ती वहां रुक जाना चाहिए था? पर किसके लिए रुकती? सब तो मुझे अजनबी समझते थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुश्किल से 10 दिन बीते होंगे कि आकाश का पत्र आया। दीदी की मृत्यु उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम नोएडा लौटी थी। मैंने यहाँ से तबादले के लिए अर्जी भेजी है। आगे कुछ नहीं लिखा। मैंने संवेदना प्रकट करते हुए जवाब भेज दिया। इसके बाद 1 महीना बीत गया। आकाश ने मेरा किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैंने चिंता आतुर जब बैंक के मुख्यालय को फोन किया तो पता चला कि आकाश 15 दिन पहले ही तबादला लेकर पुणे जा चुका है। उसने जाने की मुझे कोई खबर नहीं दी थी। मेरा मन आकाश की तरफ से उचट गया। मुझे मर्दों से नफरत सी होने लगी। इस प्रकार मुझसे दूरी बनाए रखने का क्या कारण हो सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 1 हफ्ते बाद आकाश का पत्र देखकर मेरा मन आनंदित हो गया। बड़े उत्साह से मैंने पत्र खोला। अब तो मैं नौकरी छोड़कर भी अपनी बच्ची और पति के पास लौटने के लिए बेताब हो रही थी। कितनी अजीब होती है न नारी। अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करते हुए परिवार से अलग हुई थी, अब उसी प्रकार परिवार से जुड़ने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई। लेकिन पत्र पढ़ते ही मेरा चेहरा फीका पड़ गया। ऐसा लगा मानो 1000 बर्छियां शरीर को छलनी कर रही हो। बड़े ही अनुयायी विनय से कड़वी दवा पर मीठी टिकिया का लेप चढ़ाकर पत्र भेजा था। संशय यही था कि वह रजनी से विवाह करना चाहता है। रजनी के घर में उसका बच्चा है। वह मुझसे तलाक चाहता है। मेरी समझ में सारी बातें आ गई। मुझसे अलगाव रखना, चिट्ठी ना लिखना और खिंचे खिंचे रहने के पीछे क्या कारण था, यह मैं समझ गई। उस कायर की दुर्बलता पर मुझे हंसी आई। साफ साफ कह देता तो क्या मैं मुकर जाती? मुझे गुनगुन के लिए डर लगने लगा था। परंतु उसने लिखा था, गुनगुन रजनी से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह हमारे साथ ही रहेगी। मैंने अपने दिल को कठोर बनाकर तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। कानून कार्यवाही के बाद तलाक भी हो गया। मैंने अपने पिता को अपने पास बुला लिया। मेरे घर टूटने का सदमा वह झेल न पाए। तलाक होने के 2 महीने बाद ही हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। मेरी जिंदगी की गाड़ी मंथन गति से आगे बढ़ने लगी थी। कई मर्दों से कॉलेज के दौरान मिलती, परंतु किसी से भी कार्य चर्चा के अलावा कोई भी बात ना करती। लोग मुझसे कहते भी कि तुम दोबारा विवाह क्यों नहीं कर लेती, परंतु मैंने पुनर्विवाह न करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। कॉलेज के प्रोफेसर नीरज बहुत उदास रहते थे। उसने बताया था कि उसकी पत्नी मेनका कुछ दिन पहले ही मर गई थी। शादी हुए अभी 3 साल ही हुए थे कि वह गुजर गई। उसके वियोग को सहन नहीं कर पा रहा था। दुखी दुखियारे का दुख समझ सकता है। मैंने नीरज को सहारा दिया, उसके अंदर प्रेरणा जगाई। धीरे धीरे नीरज मुझसे प्रेम करने लगा। उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैं झिझकी। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, पर मन ने सचेत किया आज मेरी इसे जरूरत है, कल जरूरत ना पड़े तो आकाश की तरह ही दूध की मक्खी के समान फेंक दे। तो फिलहाल मैंने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम दोनों एक सेमिनार में आए हुए थे, तभी नीरज ने मुझे विचारों के घेरे से बाहर निकाला। रमा, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, आप नहीं पहुंची तो आपको ढूंढने यहाँ तक आ गया। नीरज मेरे चेहरे की उदासी को पढ़ चुका था। उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसको सारा किस्सा कह सुनाया। नीरज बोला, चलो हम यहाँ से सीधे आकाश के पास चलते हैं। जब हम अस्पताल पहुंचे तो गिन्नी बाहर खड़ी मिली। वह रो पड़ी। अश्रुपूरित नेत्रों से
उसने हम दोनों से जुदा होने के बाद की कहानी सुनाई। जब रजनी ने आकाश से विवाह किया तो गिन्नी बहुत खुश थी। रजनी भी उससे बहुत प्यार करती थी। आकाश भी बहुत खुश था, पर गिन्नी को रजनी का धीरे धीरे आकाश के करीब आना अच्छा न लगा। वह भी जिद्दी। आकाश का प्यार उसके लिए कम होने पर वह सह नहीं पाई। इस बात को लेकर हर रोज झगड़ा होता, तकरार होती, परंतु अंत में जीत गिन्नी की ही होती। जब रजनी का बेटा हुआ तो गिन्नी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन रजनी बेटे दीप को सदा गिन्नी से दूर ही रखती। एक दिन दीप पालने में सो रहा था। रजनी रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक वह जाग गया और रोने लगा। गिन्नी अपने कमरे से भाग कर आई और दीप को गोद में उठाना चाहा। वह नीचे गिरने को हुआ तो रजनी ने उसे उठा लिया। रजनी ने सोचा कि वह दीप को पालने से नीचे गिराना चाह रही थी। गिन्नी ने कितना समझाने की कोशिश की, परंतु ना तो वह समझी और ना ही उसने आकाश को समझाने का मौका दिया। आकाश के ऐसे कान भरे कि रात में उसने गिन्नी को मारा भी। इस घटना के बाद उस परिवार में एक दरार उत्पन्न हो गई जो बढ़ती ही गई। ऐसे ही वातावरण में दुखी, तिरस्कृत, उपेक्षित, प्यार के लिए तरसती, बिलखती गिन्नी बड़ी होती गई। मुझे सोचकर हैरानी होती कि आकाश ने अपने ही खून को इस तरह लाचार, विवश और दुखी क्यों बनाया। इस घटना के बाद जब से आकाश का तबादला दिल्ली में हुआ, तब से गुनगुन हर रोज यही सोचती कि उसकी माँ उसे दोबारा मिल जाए। मैंने अश्रुपूरित नेत्रों से बेटी को देखा। छोटी सी उम्र में उसने क्या कुछ नहीं देखा और सहा था। आकाश और रजनी हर जगह दीप को ले जाते और गिन्नी को घर छोड़कर चले जाते। इस बार भी मुंबई से लौटते समय कार दुर्घटना में यह हादसा हो गया। रजनी की मौत हो गई और आकाश भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। जीवन व मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। दीप को तनिक भी चोट नहीं आई थी। गुनगुन जब यह सब बात बता रही थी, उसी दौरान आकाश भी गुजर गया। उससे कुछ कहने सुनने का मौका भी नहीं मिला। मैं दोनों बच्चों को लेकर घर आई। नीरज ने आकाश के अंतिम संस्कार में मेरी काफी मदद की। पूछताछ के दौरान पता चला कि रजनी का कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं किस रिश्ते से बच्चे को यहाँ रखती, स्कूल में उसका क्या नाम देती, सोच में डूबी हुई थी कि गिन्नी अंदर आई। उसने पूछा, माँ क्या तुम दीप की भी माँ बनोगी? मैंने कहा, मैं दीप की माँ ही तो हूँ। मैंने आपको कितना गलत समझा माँ? गिन्नी आत्मग्लानि से भरकर बोली, मैंने भी तो कुछ गलती की थी। मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की थी, पर पापा और रजनी आंटी ने मौका नहीं दिया। गोल मटोल दीप बहुत प्यारा लगता था। तोतली जबान में जब उसने पुकारा दीदी, तो गिन्नी ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, दीप ये हमारी माँ है। मैंने उसे गोद में लेकर चुप कराया। वह बहुत देर तक मम्मी मम्मी कहकर रोता रहा। मैं सोचने लगी, जिस पति ने मुझे मेरी बेटी से इतने दिन अलग किया था, क्योंकि उसके अनुसार मुझ में ममता नहीं थी, स्नेह नहीं था, और अब समय का खेल देखिए, उसके बच्चे मेरी गोद में आ गए। इतने में नीरज भीतर आया और बोला, आज इन बच्चों की परवरिश के लिए पिता का स्थान मुझे दे सकोगी? मैंने कहा, हमारे बच्चे होंगे तो क्या होगा? सरकार के परिवार नियोजन का बोर्ड नहीं देखा क्या? बच्चे दो ही अच्छे। इन बच्चों को हमने साथ साथ ही पाया है, इसलिए मैंने इनका संरक्षण बनकर जीवन गुजारने का निर्णय कर लिया है। नीरज बोला। इससे आगे मुझ में इनकार करने की शक्ति नहीं थी। परंतु मैंने गिन्नी को बुलाकर पूछा, नीरज अंकल को पापा कह सकोगी? अगर दीप के लिए तुम माँ हो तो अंकल हम दोनों के पापा ही हुए ना। हम उस अनजाने पल में एक दूसरे से पूरी तरह से बन चुके थे। मैंने आभार की दृष्टि से नीरज की ओर देखा। मेरी नजरों में छिपी सहमति नीरज की नजरों से छिप न सकी। तो बस आज की कहानी इतनी ही। धन्यवाद।